अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बहुत सारी अच्छी खबरें थी मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोगों के लिए कहा जा रहा था कि ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन एक बहुत अच्छी शख्सियत साबित होंगे। कमला हैरिस की बात की जाती थी तो उन्होंने उनका बयान भी है, कश्मीर के ऊपर उन्होंने बयान दिया और कहा कि कश्मीरी अपने आप को अकेला मत समझे। और मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट के भी बहुत सारे वो ममालिक जो कि काफ़ी सप्रेस्ड थे, वहाँ पर लोग सप्रेस्ड थे, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाने की बात की गई। तो जिस तरह बराक ओबामा के दौर में जब वो कहा गया कि उनके फादर जो हैं वो मुस्लिम थे और वो उनका बैकग्राउंड मुस्लिम जो है मुसलमानों के साथ जोड़ा गया, तो बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई, बहुत सारी तवक्कुआत जो थी वो वाबस्ता कर ली गई कि वो मुसलमानों के हक़ में बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखा पूरी दुनिया ने कि एक स्टेट जो है, अगर अमेरिका की ख़ास तौर पर बात करें तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है और उसके बाद फिर कोई कम्युनिटी, कोई मुल्क जो है वो उसके बाद आता है। और इसी चीज़ के ऊपर जो नए वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके कह लें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था जब वो नए नए ऑफिस में आए। तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे और इससे पहले जो जो फेवर देने के लिए कदम उठाए गए ट्रंप की जानिब से मिडल ईस्ट को, उन तमाम तर इक़दाम को हम रिव्यू करेंगे और उसमें देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि इसमें जो अमेरिका का इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं। जो हमारे इंटरेस्ट के साथ चीज़ें मैच नहीं करेंगी उनको हम निकाल देंगे। तो तमाम तर तमहीद बांधने का मकसद ये है कि जो बाइडन के बारे में जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक़ में बहुत बेहतर होंगे और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बेहतर होंगे, तो ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलती कर रहा है। अब इस क्लेम के ऊपर एविडेंस क्या है, उनका पास्ट इस चीज़ के ऊपर क्या रहा और इसके ऊपर वो क्या बयानात देते रहे, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे कि उनका पास्ट में स्टांस क्या था और अभी के जो इक़दामात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब जो बाइडन नायब सदर थे बराक ओबामा के दौर में, तो उस वक्त उनकी जानिब से बराक ओबामा की पॉलिसीज़ जो भी रही अफ़गानिस्तान को लेकर या दीगर मिडल ईस्ट को लेकर, लेकिन जब फ़लस्तीन की बात की जाती थी तो फ़लस्तीन का जो दिफाई प्रोग्राम था उसको सपोर्ट करने वाला अगर कोई एक बंदा था तो वो जो बाइडन था। जो बाइडन की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम है इनका, इजराइल का आयरन डोम, उसकी सपोर्ट की गई। उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की गई इजराइल के ऊपर कि इजराइल के जिस तरह का पास्ट रहा है ये वहाँ पर मज़ीद खून खराबा करेगा, इसको इस तरह से इतने बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर एक वाहिद बंदा जो था वो जो बाइडन था जो इसके साथ खड़ा रहा। एक तो ये, इसके अलावा सपोर्ट दी इन्होंने आयरन डोम को। इसके अलावा डेविड स्लिंग, ये एक मिसाइल है उनका बहुत बड़ा, और इसकी सपोर्ट दी। इसको बनाने का जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो इसको भी जो बाइडन की जानिब से सपोर्ट किया गया। इसके अलावा एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये एक डिफेंस सिस्टम है, इसको भी जब बनाया जा रहा था तो इसको भी जो बाइडन की जानिब से सपोर्ट किया गया। तो ये 3 बड़ी मिसालें हैं जिसके ऊपर जो बाइडन की जानिब से 3 मौके के ऊपर इजराइल को सपोर्ट किया गया। इसके अलावा अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक मरतबा जो बाइडन की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो मुकद्दम है, अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो तरजीहात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है या कुछ भी कर सकता है। उनके एग्जैक्ट अल्फाज मिडल ईस्ट को लेकर क्या थे उसके बारे में आपको बताता चलूँ। उसमें उन्होंने कहा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाशिंगटन मेक्स इफ देयर वरंट Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region। मतलब कि अगर इजराइल का खित्ता जो है, इजराइल का जो मुल्क है उसका वजूद ही ना होता तो अपने जो इंटरेस्ट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मिडल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक नया इजराइल भी बनाना पड़ता तो हम वो इजराइल भी बनाते। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि हमारा जो इस खित्ते में पूरे तमाम तर इलाके में हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो मफादात हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इजराइल इंतहाई ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि इजराइल उनके लिए क्या काम कर रहा है कि जो कि जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। तो उसका जवाब ये है कि जब इजराइल की जानिब से शाम के ऊपर अटैक किए जाते हैं, लेबनान के ऊपर अटैक किया जाता है, जॉर्डन के मुख्तलिफ इलाकों में अटैक किए जाते हैं, इजिप्ट के अंदर, उसके अलावा लीबिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जब वो इन्वेजन करता है तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम तर ममालिक के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। और दूसरी तरफ यह है कि ये मुल्क
2 से 3 जंगें लड़ने के बाद इजराइल के साथ अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि अकेला कोई भी इन ममालिक में से इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। जितने भी अगर पास्ट में देखा जाए तो 1967 की बात करें या 1948 की बात करें तो तमाम ममालिक ने मिलकर अटैक भी किया तो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अपनी कमज़ोरी का इन ममालिक को अंदाज़ा है और इस चीज़ को ये रियलाइज़ करते हैं। अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑफ कोर्स इनको ऐसे किसी दोस्त की ज़रूरत होगी जो कि इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन सके, इनको सपोर्ट कर सके। और सुपर पावर होने के नाते अमेरिका जो है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। दूसरा, एक तो ये चीज़, दूसरा इंटरेस्ट की जब बात की जाती है तो एक तो अपनी प्रेजेंस खित्ते में बनाए रखना, एक तो ये फैक्टर है। और दूसरा ये है कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं इस वक्त जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब कि ऑयल और गैस उसके प्रोड्यूसर हैं। तो यहाँ पर अगर उसने फेवर लेनी है या तो डायरेक्टली अटैक कर ले या फिर इन ममालिक के साथ ताल्लुकात इस तरह के बनाए कि इनसे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इनसे फेवर्स लेता रहे। तो ये 2 चीज़ें हैं। अटैक करके अमेरिका देख चुका है और उसका नुकसान जो अमेरिका को हुआ उसके और जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो एक साइड पर, लेकिन यह है कि बहरहाल अमेरिका ने इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाया। लेकिन जो सबसे फेवरेबल एक पोजीशन है, जो एक टैक्टिक है, वो यही है कि इन ममालिक को अपने हाथ में किया जाए। तो यही काम वो इजराइल को इस्तेमाल करके कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है और सम टाइम ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर कोई सबूत नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि ईरान, और ख़ास तौर पर जब जो बाइडन के आने की बात की जा रही थी, जो बाइडन की जो 2015 की डील को रिवाइवल की जब बात की जाती थी तो तब यही कहा जाता था कि जो बाइडन उस पॉलिसी के हामी हैं जिसमें वो कहते हैं कि इन ममालिक को अंडर कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है कि ईरान की एक थोड़ा सा उसको अपर हैंड दिया जाए इस खित्ते में, उसकी जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा सा मुकद्दम रखा जाए ताकि ये ममालिक थोड़ा सा थ्रेटन फील करें, इनसिक्योर फील करें और अमेरिका की ज़रूरत इनको हर वक्त रहे। तो ये एक कह लें कि पॉलिसी है, ये एक नज़रिया है जो बाइडन का, जिसको लेकर वो चल रहे हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ट्रंप की जानिब से अब होना तो ये चाहिए, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बाइडन मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे, बहुत ज़्यादा इनके दोस्त, अच्छे दोस्त साबित होंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पर इतने ज़्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर, 23 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए गए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को ओवरटर्न किया गया, तो होना तो ये चाहिए था कि जो यरूशलेम में अपना सफारतखाना मुंतकिल करने का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसला किया गया था, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दोबारा से उसको तल अवीव जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता। लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया और इसके ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इसके ऊपर हम तमाम तर चीज़ें जो है वो फेवर वाला जो आंसर था उसको हम निकाल देंगे, लेकिन यह है कि जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अरब ममालिक के साथ पीस प्रोसेस में की हैं हम उनको ओवरटर्न नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब किस तरह बढ़ाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। और हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। दूसरा यह है जो कि एक बड़ी इसकी फेवर में आर्गूमेंट दिया जाता है, वो ये है फ़लस्तीन को एज एन स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके लिए वो इसके ऊपर पहले भी बयान दे चुके हैं और इसके ऊपर काम भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो प्रपोज की गई और वो रखी गई, दुनिया के सामने आई, तो उसमें जो एक बड़ी चीज़ थी वो ये थी, जिसके ऊपर नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, वो ये थी कि उन्होंने उस डील के अंदर जहां पर वेस्ट बैंक का इलाका, गोलन हाइट्स का इलाका और गजा पट्टी का इलाका अपने पास रखा या उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ उन्होंने फ़लस्तीन को एज एन स्टेट रिकॉग्नाइज किया। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो आने वाले मुतवक्के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनकी जानिब से भी नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। तो रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन को एज एन स्टेट तो अमेरिका भी कर चुका है बहुत पहले से, और फ़लस्तीन और इजराइल जो है वो भी फ़लस्तीन को एज एन स्टेट तस्लीम कर चुका है कागजों में। बहरहाल ये वो चीज़ है, अमली तौर पर क्या इक़दाम किए जाते हैं वो बात की बात है। लेकिन अगर जो बाइडन की बात की जाए तो जो बाइडन इतने ज़्यादा फ्रेंडली साबित नहीं होंगे। ये तमाम तर फैक्टर हैं, तमाम तर अभी तक के इक़दाम हैं जिसमें अभी तक तो नहीं लगता कि वो फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उनके साथ खड़े होंगे या उनकी फेवर करेंगे। अगर तो ऐसा करना है तो सबसे पहला कदम जो होना चाहिए वो ये है कि यरूशलेम से अपना सफारतखाना उठाएं और तेल अवीव जो है वो दोबारा से मुंतकिल कर दें।
تو इतना ज़्यादा खुश फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अरब ममालिक जो हैं, जो उन्होंने रोल प्ले करना था वो कर चुके हैं। अब फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनियों को अपनी जंग लड़ना होगी, और वो ममालिक जो उनके साथ हैं वो उनकी वैसे तो सपोर्ट कर सकती हैं, मोरल सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन फ़िज़िकली जो जंग है वो उन्होंने अपने हकूक़ की खुद ही लड़नी है। जिस तरह के कश्मीर में कश्मीरियों को अपनी जंग खुद से लड़ना पड़ेगी। ये वो डेवलपमेंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में बताना, जिनके बारे में क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में जब कोई कदम उठाया जाए, जब कोई अहम डिसीजन लिया जाए जो बाइडन की जानिब से, तब ये रौला ना पड़े कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा था, बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों के, मुसलमानों के हक़ में बात कर रहा था, और अब इसके जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं, जो कि जब ये इक़दाम उठाए जाएंगे वो हक़ाइक़ के बिल्कुल साथ होंगे और हक़ाइक़ के ऊपर ही वो ये डिसीजन करेंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।